सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साजिद हुसैन और ताहिरा खान का वेलकम, आप सबको खुश आमदीद। और हफ्ता और इतवार आप हमें लाइव देखते हैं सुबह सवेरे में, और एक मरतबा फिर से हम आ चुके हैं और हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव शो लाते हैं। और आज चूँकि मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की विलादत का दिन भी मनाया जा रहा है। आप दामाद रसूल हैं, आप बाबाए हसनैन हैं, आपकी बड़ी फ़जीलत है। आपकी फ़जीलत पर भी हम रोशनी डालेंगे कि दीन इस्लाम में आपकी कितनी सर्विसेज हैं और कितनी ग़ज़वात आपने फ़तह की। आपके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इरशादात फ़रमाए, इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की बनती संवरती या कि बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल पर। फिर हम बात करेंगे हाँ उस पर भी बात करेंगे। और फिर हम चूँकि जनवरी में आ गए ना, 2026 में आ गए, तो हमने लास्ट वीक जब प्रोग्राम किया था तब हम इख्तिताम पे थे, अब हम नए साल में आ चुके हैं। तो नया साल, नई उमंगें, नई ख्वाहिशात और तरक्की के पैरामीटर्स हमने तय करने कि हमने आगे क्या करना है, हमने अपने तरक्की के ग्राफ को किस लेवल तक लेकर जाना है, सब पे बात करेंगे। स्टूडियो में खातून मेरे पास आ चुकी हैं। तूबा हसन ख्वाजा आपका नाम है जी, आप फाउंडर एंड CEO हैं हीलिंग वेलनेस सेंटर की। और क्या क्या आप सर्विसेज दे रही हैं मुल्क व मिल्लत को, बिजनेस वुमेन लेडी हैं। खुश आमदीद कहेंगे तूबा हसन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। सुबह कराची में मॉर्निंग शो में पहुंचना और टाइम पे पहुंचना, रियली अप्रिशिएट। इट्स ऑलवेज अ डील बट आई मेक श्योर आई एम ऑन टाइम। हाँ, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो टाइम का ख्याल करते हैं। ओ भाई ये कराची है, यहाँ पे पहले निकला जाता है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप कैलकुलेशन करें कि मैंने ऑन टाइम पहुँचना है। हमें लाइव 10 बजे आना होता है तो हम कोशिश ये करते हैं घर से पहले जाएं, वहाँ पे भी कुछ टाइम लगेगा, कुछ फ्रेम सेट होंगे, है ना। फिर वो हमारे लाइव के सलीम भाई अपनी चीज़ें सेट करेंगे MCR में, तो शहजाद को म्यूज़िक और टेक्निकल चीज़ें देखनी होती हैं, नेम बैंड देखने होते हैं, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके हाँ कैलकुलेट करके बैठना होता है ना। तो तूबा, अगर ब्यूटिशियन और ये जो मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था ये ना होती तो क्या होती? मैं बेसिकली वेलनेस कोच हूँ, फिटनेस कोच हूँ। क्या बात है। और हमेशा से पैशन था शुरू से, राइट फ्रॉम माय टीन्स। और ये नहीं होती क्योंकि अभी भी जो मेरा प्रोफेशन है उसमें बहुत कुछ सिखाना पड़ता है लोगों को, बताना पड़ता है, अवेयरनेस देनी पड़ती है। तो अगर मैं ये नहीं होती, वैसे तो पार्शली मैं अपनी जॉब सर्व कर ही रही हूँ और मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी भी रही हूँ, तो आई वुड हैव बिन, मे बी मैं चाइल्ड केयर में होती क्योंकि मैं बच्चों से बड़ी क्लोज रही हूँ। तो सिखाना, पढ़ाना, वट एवर आई नो, जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, जो कुछ नॉलेज मैंने गेन की, उसको मुझे शेयर करना, टीचर कहा जा सकता है, बस इट्स इनबिल्ट। तो आई थिंक मैं या तो चाइल्ड केयर में होती या फिर मैं फुल टाइम टीचर होती, एंड आई ऑलरेडी लव डूइंग इट जब मौका मिलता है। आप वुमेन विंग मेमार वेलफेयर एसोसिएशन चेयरपर्सन हैं आप जी, ये क्या करती है? मेमार एक हाउसिंग सोसाइटी है कराची में, आप लोग अवेयर होंगे, काफ़ी पुरानी 80s के दौर से है। और वहाँ पे ही मेरा वेलनेस सेंटर भी रन होता है। और कम्युनिटी हमने ख़वातीन की इनिशियली बिल्ड की थी, जहाँ पर हम ख़वातीन के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे होते थे अवेयरनेस के लिए। होते होते अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपैंड किया, काफ़ी लोगों ने हमसे कोलैबोरेट करना शुरू किया। और उसके बाद मेमार वेलफेयर एसोसिएशन ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे साथ मिल जाइए। और उनके साथ हम काफ़ी सारे वेलफेयर बेस्ड प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, ड्राइव्स कर रहे होते हैं गरीब लोगों के लिए, अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं। एक विंग भी हमने क्रिएट है। क्या मतलब, मुझे ये जानना है बेसिकली। वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है, जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रही होती है। वहाँ डिस्पेंसरी रन हो रही है, डॉक्टर बैठते हैं, फ्री सर्विसेज ऑफर करते हैं। मेमार की रोज सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, इसमें मर्द हजरात भी हैं, बट हाँ मैं वुमेन विंग देख रही हूँ। और काफ़ी सारे वेलफेयर के काम, जैसे वहाँ पर फायर
स्टेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने ही बनवाया। सही। काफ़ी सारी ऐसी ज़रूरियात होती हैं, लोग आके हमसे मिलते हैं कि भाई इस एरिया में, इस कम्युनिटी में इन चीज़ों की ज़रूरत है, रोड टूटा हुआ है, लेट्स से कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वी ऑल्सो टॉक टू डिफरेंट बॉडीज़ देयर जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। ये तो हुकूमतों के करने के काम है, लेकिन मुल्क हमारा भी है। आई वुडंट कंप्लेन कि कौन क्या नहीं कर रहा है, बट मुल्क हमारा भी है, तो आई थिंक ईच वन ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल इन आवर ओन वे। तो जिस तरह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। खवातीन की मदद किस तरह से की जाती है वो मुझे बताया ना, मुझे खवातीन के बारे में जानना है। अच्छा, मैं थोड़ी सी शुरुआत से बताऊंगी कि क्योंकि वो वेलनेस सेंटर था तो काफ़ी खवातीन हमारे पास आती थी। अच्छा, सेहत तो अच्छी करने आती हैं, प्लस हमारा मेंटल हेल्थ पे भी हम काम कर रहे होते हैं, तो एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई थी, आपस में दोस्तियाँ हो गई थी। एक खातून है, लेट्स से कि वो होम शेफ़ हैं और वो चाहती हैं कि मेरा बिज़नेस ग्रो हो, तो उन्होंने वहाँ लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू किया, हमने उनको इंडोर्स करना शुरू किया। इसी तरह बहुत छोटे छोटे जो बिज़नेस यूनिट्स हैं जो ख़वातीन अपने घरों से रन करना चाह रही थी, उनको हमने हेल्प आउट किया। एक तो कम्युनिटी से कनेक्ट किया, उनका बिज़नेस ग्रो हुआ, फिर हमने डिफरेंट वर्कशॉप्स करना शुरू कर दी ख़वातीन के लिए, जिससे वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकें। ठीक है। अच्छा, मेंटल हेल्थ की आपने बात करी, तो फिर वो किस टाइप का, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी? जी, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होती हैं ऑन बोर्ड। ओके। तो काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो लिमिटेशंस के साथ आते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ पे तो वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार ज़ाहिर है अगर आप क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हैं, तो जब तक आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, आप कंप्लीटली हेल्दी नहीं कहला सकते। इवन आपके जो वेट लॉस गोल्स हैं, लेट्स से, या कोई भी हेल्थ बेस्ड गोल्स हैं, वो भी अचीव, का जो मसला है, पीसीओएस है, थायराइडाइटिस है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, उन सारे मसाइल का भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ से कनेक्शन होता है। हमने कई जगह पे केसेस देखे हैं, पढ़ा है कि डायबिटीज़ क्रॉनिक स्ट्रेस का ही आउटकम होती है, कार्डियक इश्यूज भी उसी के आउटकम होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ। और आप लोग किस तरह से करते हैं? मैं कोई उनको लेक्चर्स देते हैं? ओके, काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड हैं, एज आई टोल्ड यू, तो काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, प्लस सबसे अच्छी थेरेपी आपका वर्कआउट भी है, इसके ऊपर बात नहीं की जाती है, लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं या आपका कोई फिटनेस रेजीम होता है, दुनिया में हर जगह पे जहाँ अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो आप ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो आप जाके वर्कआउट करना शुरू कर दें। और दुनिया की किसी भी एंटी डिप्रेसेंट से ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपका अच्छा फिटनेस रूटीन है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वर्कआउट करने से आप वेट लॉस, आप फिट रहते हो, चाहे आप मेंटली भी फिट रहते हो, फिजिकली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि आप सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होते हैं, क्योंकि आपके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं। आप कहते हैं ना एड्रेनालाइन गश आपको किस वक्त आता है, जो रश एक आपकी बॉडी में आता है व्हेन यू आर रनिंग, आप देन आप बहुत बेहतर फील करने लगते हैं। तो सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सारी चीज़ें, एड्रेनलिन, ये सारी चीज़ें जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, सारे हार्मोन्स आपके सिक्रीट होते हैं जब आपका अच्छा फिटनेस रूटीन होता है, एंड सिग्निफिकेंटली हम लोगों में डिफरेंस फील कर रहे होते हैं इन देयर मूड्स, इन देयर मोटिवेशन, इन देयर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इवन किस उम्र की खवातीन अक्सर आपके पास आती हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल। अच्छा, बड़ा हमारा डाइवर्स क्लाइंटल है और बहुत मज़ेदार, मेरा एक्सपीरियंस इसलिए मज़ेदार है क्योंकि मैं हर तरह की ख़वातीन को रोज़ाना देख रही होती हूँ, तो फ्रॉम टीनेज गर्ल्स टू मेनोपॉजल वुमेन इन देयर 60s, इवन इन 70s वी हैव। हमारे पास इवन हमारे पेज पे आप जाएंगे, एज लिमिट नहीं है, मतलब आपके एज लिमिट नहीं है, ज़ाहिर है कि वैरी करता है द काइंड ऑफ वर्कआउट यू आर डूइंग। यंग बच्चियाँ जो हैं, अगर टीन्स और ट्वींस में आप आ रहे हैं तो आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो पे भी जाते हैं। आप थोड़ी 40+ ख़वातीन आ रही होती हैं तो हम उन प्राइमरीली बोलते हैं कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कीजिए। इस वक्त आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वेट मैनेजमेंट साथ साथ आ जाता है। तो हर एज का अपनी एक डिमांड्स होती हैं, हर बॉडी की अपनी एक डिमांड होती है, तो वो वैरी तो करता है, बट हर एज ग्रुप में इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रॉपर रूटीन और फिटनेस का। चलें जी, तूबा बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, और आप भी ज़रूर विज़िट करें, इनको जाएं, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान इनकी बातें सुन रहा है, और हम इनसे एडवाइस भी लेंगे, हम इनसे टिप्स भी लेंगे कि आप टीवी पर बैठे हैं तो आपका कुछ फ़ायदा हो सके,
कहते हैं ना कि मैक्सिमम नॉलेज हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे निकलवाएं, जो इनके एक्सपीरियंस हैं वो हमारे साथ। खवातीन जो जाना चाहती हैं काउंसलिंग के लिए, हाँ, तो किस तरह से जा सकती हैं? वो भी सर ये सारी चीज़ें हम बताएंगी इनसे कि डिटेल्स कहाँ पर आपका क्लिनिक है और सब चीज़ें बताएंगे। और फिर हम फ़ोन कॉल पे पाकिस्तान से आलम दीन भी हमें ज्वाइन करेंगे। वो भी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की विलादत के हवाले से हमें बताएंगे कि आपकी शान कैसी है। ये भी बताइएगा तूबा, मोस्टली आजकल की जो यंग ख़वातीन हैं उनमें डिप्रेशन कुछ पहले की ख़वातीन से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ चुका है। एक वो कहते हैं ना कि जब मैं किसी से सवाल करता हूँ वो कहते हैं कि अब वो बर्दाश्त नहीं रही, अब वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही नहीं रही, या वो अब वो ग़िज़ाएँ नहीं रही कि आप पुरानी ख़वातीन का जो हमारी जो वालदा हैं उनका आप इनसे मुकाबला करें। आजकल की यंग जनरेशन से जब आप कहें कि वो चीज़, वो कहते हैं हमें उनका हवाला भी ना दें, आज की बात करें। देखिए फेयर तो वैसे भी नहीं है, हर टाइम हर वक्त हर हेरा की अपनी डिमांड्स होती हैं, बट देखिए हम क्योंकि हर एज ग्रुप की ख़वातीन को देख रहे होते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ चेंजेस पॉजिटिव भी हैं और कुछ लाइफस्टाइल के हिसाब से। अगर मैं लाइफस्टाइल से स्टार्ट करूं तो ज़ाहिर है हमारी लाइफस्टाइल्स तो काफ़ी रुइन हुए हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न काफ़ी ख़राब हो गया पहले के हिसाब से, जो पहले के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो पहले के हिसाब से अब हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी हमने पैटर्न ख़राब कर लिया है। हमारी स्लीप हाइजीन बिल्कुल ख़राब हो गई है। जो पहले प्रॉपर नींद ली जाती थी, मैं इससे इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि जब आप डिप्रेशन की बात करते हैं, जब आप स्ट्रेस की बात करते हैं, या जब आप एजिंग की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी स्लीप से रेगुलेट हो रही होती हैं काफ़ी हद तक। सिर्फ वो एक फैक्टर नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक हो रही होती हैं। उसके साथ साथ हमने जो पैटर्न अपना एवरीडे एक रूटीन का बनाया हुआ है, हम काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हरकत कम से कम हो गई है, डिपेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। और पहले लोग बिलीव रखते थे खुद से उठने का, इनिशिएटिव लेने का, हमें कोई चीज़ चलानी भी होती थी, करनी भी होती थी, पकाना भी होता, कहीं जाना भी होता था तो अपनी मदद आप थी, सारे घर के काम खुद से करना, अपनी मदद आप थी। अब डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, उसकी वजह से लेजीनेस इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। अगर आपका एक्टिविटी, मेंटल इंगेजमेंट नहीं है, कहीं आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कोई टास्क नहीं है, कोई पर्पस नहीं है ज़िंदगी में, तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। क्या एक यही वजह है? और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ अब प्रीवियस टाइम्स में हमारी कम्युनिकेशन का जो गैप था वो कम हुआ है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग ख़वातीन भी आती हैं, मेनोपॉज़ में भी ख़वातीन आती हैं जो क्रॉनिक इश्यूज़ लेके चल रही होती, लेकिन उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की होती, और वो ज़ाहिर है कि रिफ्लेक्ट होता है उनकी सेहत में। सही। डायबिटीज़ हुई भी होती है उनको, काफ़ी सारे ऐसे क्रॉनिक इश्यूज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो पता चलता है कि यार क्रॉनिक डिप्रेशन और स्ट्रेस उनका एक प्राइमरी कॉज रहा है। कुछ ऐसे ट्रॉमास रहे हैं प्रीवियस उनकी ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में लाइफ के, जिसके बारे में उन्होंने बात ही नहीं की है किसी से, उन्हें एक्सपोजर ही नहीं मिला, उनको बताया ही नहीं गया कि ये इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम बैगेजेस को अपने ऊपर से, अपने कंधों से नहीं, अपने जहन से नहीं हटाएंगे, आप बेहतरी की तरफ, अच्छी ज़िंदगी की तरफ नहीं जा सकते। अब एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस है नई जनरेशन में कि दैट दे कम्युनिकेट, दे सीक हेल्प एंड दे मस्ट सीक हेल्प। वी ऑल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हर चीज़ आप अपने एंड पे हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक बेहतरी तो आई है हमारी सोसाइटी में कि इतनी अवेयरनेस बारे में बात हो रही है कि यू आर सपोज टू सीक हेल्प अगर आप ऐसी कंडीशन में चले जाएं जहाँ से आपको कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा हो इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। ये चीज़ एक बेहतरी की तरफ आई है। हाँ, लेकिन जो पैटर्न्स हमने अडेप्ट कर लिए हैं, खाने पीने का जो रूटीन है हम सबके सामने है, हमने अच्छा साफ़ सुथरा ऑर्गेनिक घर का सेहत वाला खाना खाना छोड़ दिया है। वो भी एक बहुत हम देखते हैं अब काफ़ी सारे फूड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा, एग्जैक्टली ऑयली, और ये सब और आपकी जब सेहत डिक्लाइन होती है ना तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ भी डिक्लाइन होती है, आपकी सेल्फ एस्टीम भी डिक्लाइन होती है। आप मोटे नज़र आ रहे हैं, आप अपने आप को अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ खेल सकें, एंजॉय कर सकें, अच्छे डिनर्स, गो हैंग आउट्स विद योर फ्रेंड्स। ये सोशल मीडिया, मोबाइल्स, ये भी बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कि आपस में कम्युनिकेशन
नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन इंस्पिरेशन और एक कंपैरेटिव स्टडी हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में स्टार्ट हो जाती है। ओके, इंस्टा पे सब कुछ इतना अच्छा लग रहा होता है, हर कोई खुश नज़र आ रहा होता है, हर कोई ट्रैवल कर रहा होता है, हर किसी के रिलेशनशिप्स आइडियल नज़र आ रहे होते हैं। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो लोगों में ग्रो होने लगती है, वो अंदर ही अंदर दिमाग में वो कंपेयर करने लगता है अपनी लाइफ। कोई अपनी चैलेंजेस के बारे में बात नहीं कर रहा होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सर, कोई अपने चैलेंजिंग से बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। मतलब ये कि हर आदमी किसी न किसी जंग लड़ने में इन्वॉल्व है, कोई अपने फ्यूचर को सेट करने में लगा हुआ है, तो कोई हुसूल रिस्क की तलाश में है, तो कोई अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कोई क्राइसिस से गुज़र रहा है, किसी के यहाँ ज़िंदगी आ रही है, किसी के यहाँ ज़िंदगी जा रही है। तो हम जो कड़वा सच है ज़िंदगी का, हम उससे बड़ा दूर रहते हैं, कॉस्मेटिक से हो चुके हैं। इस पे ना आए आप, जिनको देख रहे हैं स्क्रीन का एक रुख ये है और एक रुख दूसरा है। तो हम क्या करते हैं कि धोखा दे होते हैं सबको। आप जो हैं उसी में रहें और देखें कि उसमें आपको कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। आप ना झूठ बोलें और ख़ुद को तसल्ली ना दें, एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद मज़ीद वो ख़वातीन और वो हाउस वाइफ जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तन्हाई होती है और वो ख़ुद होती हैं, और आस पड़ोस की ख़वातीन के ताने और डिफरेंट सवालात, फिर रिश्तेदारों के सवालात, इन लॉस के। हाँ, एक सर वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फ़े के बाद सर खुश आमदीद। और आज चूँकि विलादत का दिन है और विलादत भी उस शेर की है कि जो शेर काबे में आते हैं, उनकी वालदा, उनको काबे में उनका जन्म होता है। फिर जब आप आँखें खोलते हैं तो पहला चेहरा, जो पहला दीदार आपको नसीब होता है, वो है आपके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीदार करते हैं, आंखें खोलते हैं। और फिर एक वही अली हैं कि जिनको ये सआदत भी हासिल है कि सबसे पहले आप ने कलमा हक बुलंद किया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा के साथ आपने कहा कि ए मोहम्मद मैं आप पर ईमान लाता हूँ। तो फिर दुनिया ने देखा कि आप एक अच्छे वज़ीर भी रहे, शाना बशाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ भी रहे। आपने तमाम गज़वात में फ़तह आपको नसीब हुई और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आपकी शान में इजाफ़ा किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातलाना हमला होने की दुश्मनों ने साजिश की तो आप बिस्तर रसूल पर भी सो गए और सोए ऐसा कि दुश्मन भी समझे कि शायद रसूलुल्लाह सो रहे हैं। और फिर ये बात निस्बतों की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अली तू मेरा खून है, अली मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं है, तुझे और मुझे एक ही नूर से खलका गया है। तो अली अलैहिस्सलाम की और कितनी शान है, वो मैं एक आलिम दीन ने हमें ज्वाइन किया है,
आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना ख्वाजा आफ्ताब साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। बहुत शुक्रिया साजी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑडियो बढ़ाइएगा अपना प्रोड्यूसर साहब, ऑडियो हमारे पास बहुत कम आ रही है। चूँकि सर आज विलादत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा है और कितनी आपकी अफजलियत है, ज़रा ये उम्मत को बताएं ना ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साजिद हुसैन साहब माशाल्लाह आपको हमेशा की तरह से क्रेडिट है कि आप हर इवेंट पर मजहबी, सियासी, समाजी हर इवेंट को जिस तरह से आप मैनेज करते और लेकर चलते हैं, आपको सल्यूट है। और आज 13 रजबुल मुरज्जब मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, बल्कि मैं कहूँ कि सबकी जान, ईमान की शान और बहुत बड़ी शान जनाब मौला कायनात के जिक्र के हवाले से आज आपने सिलसिला रखा है। देखें, आपने पूछा कि हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम दामाद रसूल की क्या शान है। तो शान ये है कि जब आंख खुलती है 13 रजबुल मुरज्जब को, जब आपकी विलादत होती है, तो आपके सामने जो चेहरा होता है वो चेहरा मुस्तफा है। ये बहुत बड़ी फजीलत है कि आंख खुले और सामने चेहरा मुस्तफा हो। और फिर जो है जब आपका जो बचपन का अरसा है, आपका बचपन सारा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरता है और आपकी परवरिश वही अबू तालिब करते हैं जिस अबू तालिब ने हज़रत नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश की होती है। यानी जो परवरिश मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, वही परवरिश मौला अली की हुई। तो परवरिश में भी बड़ी बरकत है। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फ़ातिमा मिन अली। फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं फातिमा की शादी मौला अली से करूं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है मौलाना। और जब फिर मौलाए कायनात का जिक्र होता है तो मोमिनीन में खुशी की लहर झूम उठती है, उनका अंग अंग खिल उठता है, उनका चेहरा खुशी से चमक उठता है, और यही शायद ईमान का तकाजा है। ऐसा ही है, चेहरा क्यों ना चमके कि इस पर भी आपको रिवायत पेश है। तो हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने अपने वालिद जनाब अबू बकर सिद्दीक को देखा कि जब किसी मजलिस में मौला कायनात अली मुर्तज़ा होते तो मेरे वालिद सिद्दीक अकबर जो है वो मौला अली के चेहरे को देखते रहते और बड़ी हैरानगी से देखते। तो मैंने एक दिन पूछा कि बाबा जान क्या बात है, आप हुजूर की मजलिस में जब बैठते हैं तो आप मौला अली के चेहरे को बड़ी हैरानगी से देख रहे होते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी ये वो चेहरा है। और फिर मौला अली का फरमान हमारी उम्मत के इस्लाह के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए और उम्मत की हिदायत के लिए, क्योंकि मौला अली वो है कि जो अल कुरान माली व अली माल कुरान, यानी मौला अली वो हस्ती है कि जो हमेशा कुरान के साथ है, कुरान से उनका ताल्लुक है। और फिर सिर्फ कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान पढ़ते भी हैं, कुरान पढ़ाते भी हैं, कुरान समझते भी हैं, कुरान समझाते भी हैं और कुरान पर मुकम्मल तौर पर अमल भी करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आज आपसे कर रहा हूँ, फायदा उठाते हुए मौला की विलादत का, कि जब मैं अली को स्टडी कर रहा था या कर रहा हूँ या कर रहा होता हूँ, जब जब मुझे मौका मिलता है कि मैं हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के बारे में पढ़ूँ, उनको जानने की कोशिश करूँ कि वो कितने आला हैं, वो कितने अफजल हैं, तो शायद वो जो इश्क का पैमाना है वो अली के मामले में बड़ा, वो कहते हैं ना, नपातुला नहीं रहता, उसको बड़ा देखभाल के इश्क किया जाता है कि अली के इश्क में तवाज़ुन बरकरार रखना आसान नहीं है। बिल्कुल, क्या सही है ये? बिल्कुल। देखें, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये वो हस्ती है, वो शख्सियत है
کہ جن کا مقام بہت بلند اور بالا اور بہت عالی مقام آپ شخصیت ہیں، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس شخصیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا پہلو اور عنصر شامل ہے، اور جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے گھر کا فرد کہتے ہیں، آپ کو اپنا بھائی کہتے ہیں، اور آپ داماد رسول ہیں، آپ حضور کے گھر کے ایک فرد ہیں، تو یقیناً جو جتنے عالی گھرانے سے ہوتا ہے اس کے معاملے میں پھر جو ہے وہ سینسیٹیوٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، پھر اس کے معاملے میں احتیاط بھی بہت بلند ہوتی ہے، اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ وہ ہیں کہ آپ ہر جہت میں علی ہیں۔ ساجد صاحب کیا بات سمجھیے گا، مولا علی وہ ہیں جو ہر جہت میں علی ہے، ہر صورت میں علی ہے، ہر کیفیت میں علی ہے، ہر معیار میں علی ہے، ہر مقدار میں علی ہے، ہر مقام میں علی ہے، ہر انتخاب میں علی ہے، یہاں تک کہ ہر میدان میں ہی علی ہے۔ کیا بات ہے۔ میں مولانا میں ایک بیان کروں گا کچھ ان کی شان میں آپ کی، اور پھر میں اختتام میں چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی افضلیت آپ سے بھی امت سنے۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا، چونکہ آپ تو اہل علم ہیں، کہ حضرت علی کے صاحبزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی زوجہ بی بی فاطمہ زہرا خواتین کی سردار ہیں، اور آپ ان سے بھی افضل ہیں۔ ظاہر ہے، دیکھیں آپ اس گھرانے کے سردار ہیں جس کو آپ نے ابھی سردار بتایا۔ دیکھیں مرد جو ہے نا، ایک عام سی بات لے لیں، مرد قوام ہوتا ہے، مرد حاکم ہوتا ہے اپنے گھر میں، اور اس کے گھر کے افراد اگر جنتوں کے سردار ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو مولا علی ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کے سردار ہیں، ان کے حاکم ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ کے آپ شوہر ہیں، امام حسن اور حسین کے آپ والد ہیں، تو ظاہر ہے جب بیٹوں کا یہ مقام ہے تو والد کا مقام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کہتا چلوں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ مولا علی ہر میدان میں علی ہے، اچھا ہم نے تو ابھی تک مولا علی کو یہی دیکھا کہ آپ نے دیگر چیزیں دیکھی، آپ کو آج میں بتاتا ہوں کہ مولا علی شاعر بھی تھے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ مولا علی بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور شاعری بھی ایسی کہ اس شاعری میں بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک شعر میں عرض کرتا ہوں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جراحت السنانی لہا التیام ولا یلتام ما جراح اللسان۔ فرمایا کہ جو نیزے کے زخم ہوتے ہیں، کتنی گہری بات اپنے شعر میں آپ نے فرمایا کہ جو نیزے کے زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، جو نیزوں کے، بھالوں کے، تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ کیا بات ہے، سمجھے ذرا کتنی گہری بات ہے، یہ پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مولا علی نے درس دے دیا کہ کہا کہ کبھی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ زخم نہیں بھرتا۔ ہم دانستہ نادانستہ طور پر کسی کو تکلیف پہنچا دیتے اپنی زبان سے، کچھ جو ہے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے دل پر جو زخم لگا ہے وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو مولا علی کی جو فضیلتیں ہیں اگر ہم بات کرنے لگے تو ساجد صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، وقت کم پڑ جائے گا، لیکن جو ہے مولا علی کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے، لہذا علم کو سنبھال اور مال کی فکر نہ کر۔ اور فرمایا کہ فاسق کی صحبت سے بچ کہ وہ بہت کم قیمت میں تجھے فروخت کر دے گا۔ اور آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ احمق کی صحبت سے بچ، احمق یعنی بے وقوف کی صحبت سے بچ کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، بہت شکریہ۔ اور مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے جی، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ۔ صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ۔
वक्फे के बाद से खुश आमदीद। आगे बढ़ाते हैं शो को और तूबा हमारे साथ मौजूद हैं और तूबा से हम बात कर रहे थे जहाँ से हमने छोड़ा था कि वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं और वो ख़ुद यहाँ तन्हाई का शिकार होती हैं और फिर सोसाइटी के जुल्म सितम भी सह रही होती हैं, तो अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर चुकी होती हैं, अपनी खूबसूरती को भी बिगाड़ चुकी होती और है, अकेले सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं। हाँ, बच्चे, तो वो बहुत तमाम सारी चीज़ें। चीज़ों से सरवाइव कर रही होती हैं। और फिर ये हमारे यहाँ मर्दों का मुआशरा है और फिर वुमेन एम्पावरमेंट की नारे बातें तकरीबन हर जगह होती हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खातून मर्दों के शाना बशाना चले, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं अच्छे बुरे लोग तो हर जगह हैं, कहीं बुरे मर्द भी हैं जो कि उन ख़वातीन को शायद उस नज़रिए से नहीं देखते। तो तुबा ऐसी ख़वातीन भी तो आती होंगी? बहुत सारी हमारे तो हमें काफ़ी सारा देखने को मिलता है कि ख़वातीन इंटरनेशनल भी आप बता जी इंटरनेशनल क्लाइंट्स स्पेशली देसी ख़वातीन बेस्ड इन यूएस, ऑस्ट्रेलियन रीजन, वेस्टर्न रीजन काफ़ी हमें रीच आउट कर रही होती हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप्स के साथ भी आती हैं, सिंगल मदर्स भी आती हैं और लोग यहाँ पाकिस्तान में भी सिंगल मदर्स अब तो खैर ज़ाहिर हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंटली रेस कर रही हैं ख़वातीन। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा है इन अ डेकेड कि ख़वातीन इनिशियली आती थी विद दिस विक्टिम माइंडसेट कि हमेशा वो आसपास के एनवायरनमेंट को, लोगों को, शख्सियात को ब्लेम कर रही होती थी कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब हम ये सिखाएं अपनी बेटियों को, बच्चियों को, ख़वातीन को कि देखिए नोबडी इज़ गोइंग टू कम टू रेस्क्यू यू। आपको अपनी मदद आप करनी होगी। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कितने आदमियों से हम ये सुनते हैं कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई मेरे साथ नहीं था, कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था। हाँ, लेकिन हम ख़वातीन से बहुत सुनते हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को रेज़ ना किया जाता है कि हमारा माइंडसेट है कि हम कमज़ोर हैं, हमें कोई हेल्प चाहिए। लेकिन दिस इज़ द टाइम, रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट, उन्हें आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, अगर आपका पार्टनर नहीं मौजूद है या आपको ऑप्शंस नहीं हैं, फिर भी बहुत सारी ख़वातीन ने थ्राइव किया है। वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ख़वातीन ने अकेले थ्राइव किया है, खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया है, क्रिएट किया है, अपनी नेटवर्किंग की है, खुद डिसीजंस लिए और आगे बढ़े। तो क्यों हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि यार कोई नहीं है तो कैसे सर्वाइव करेंगे? ये तो कुछ वो हो गई जिन्होंने अपने लिए खुद स्टैंड लिया और खड़ी रही। कुछ ऐसी भी हैं जो डरती हैं कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा। सर मैं तो इस इन बातों में ना, मैं आपको एज पर माई एक्सपीरियंस उस खातून का नाम लूँगा कि जिसने किचन में खड़े होकर खाना भी बना के दिखाया, जिसने जेलों में रहकर भी दिखा दिया। हर नेम बेनज़ीर भुट्टो। बिल्कुल, क्या बात है। आपने जब शुरुआत की तो मैं समझ गई, है ना। तो वो भी तो एक लेडी थी ना, और फिर मैं उसके लिए अक्सर ये कहता हूँ बादशाहों की बेटी। फिर उसने वो आपको दिखा दिया कि देखें मैं कमारी हूँ और मैं जेलों में हूँ। तो कोई सख्तियाँ जिसे कहते हैं ना, गर्मियाँ और सख्तियाँ भी सह रही हूँ, और फिर मैं जंग व जदल भी सह रही हूँ, और मैं अपने बच्चों को खाने बना के भी खिला रही हूँ, उनकी तरबियत भी कर रही हूँ। और फिर मुझे वो वक्त भी याद है कि चूँकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हम तारीख़ को बड़ा स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक मुहिम चलाई जाती थी, बेनज़ीर साहिबा के लिए पैसे भेजे जाते थे उनको, कि उनके अकाउंट सारे मुंजमन थे, तो यहाँ पे उनको पैसे भेजे जाते थे कि ये, ताकि वो फिर वहाँ पे लेक्चर दिया करती थी, ताकि उधर से जो पैसे कमा सके वो अपने मामलात को लेके जा सके। तो बादशाहों पर भी बुरा वक्त आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को लगता है कि अगर वो इन स्ट्रगल्स ने प्रूफ किया कि हम नहीं किसी को साथ रख के रह सकते, कि वो वहाँ थे तो बेनज़ीर ने प्रूफ किया अपने आप को। या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी है तो उसके लिए आसानियाँ थी या आसान था, नहीं, उन्होंने प्रूफ किया कि मैं ऑन माई ओन कैरेक्टर, ऑन माई ओन स्ट्रगल मैं प्रूव कर सकती हूँ कि औरत वो सब कुछ कर सकती है। हाँ ना, तो वही ना, हम लीड कर सकती है पूरी नेशन को। शिकवे करके बैठ जाते हैं। आप देखें तो सही कि कितनी ख़वातीन ने कितनी स्ट्रगल की है, या आप फातिमा जिन्ना को भूल गई। बिल्कुल, आखिर वक्त तक स्ट्रगल की उन्होंने तो। और ये तो खैर बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे लिए, रोल मॉडल्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे घरों में भी हमें ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मुझे देखने को मिलती हैं। मेरे पास एक क्लाइंट हैं जिनके बच्चे जो हैं सब बेड रिडन है। रिसेंटली उन्होंने शी लॉस्ट 16-year-old चाइल्ड, और जब मैं उनसे मिलती हूँ, शी इज़ सच अ हैप्पी गो लकी वुमेन।
अपने फिटनेस रजीम भी इन्होंने अपना मेंटेन किया हुआ है, फिटनेस पे भी काम करती हैं, सेहत पे भी काम करती हैं, जो बाकी बच्चे हैं, अपना घर है। ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज हमें बहुत सारी मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सिंगल मदर्स मुझे देखने को मिलती हैं जो कि सेरेब्रल पैल्सी है उनके बच्चों को, उन्होंने अपने बच्चों की खुद तरबियत की है, इंडिपेंडेंटली की है, अपने वो कमा भी रही हैं, वो घर भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, माशरे को भी फेस कर रही हैं, हर चीज़। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो हमेशा ये सोचना कि हम विक्टिम हैं, कोई नहीं मौजूद है, उसने हमें ये बोल दिया, एंड आई डू नॉट नो व्हाई डू वी एम्फसाइज सो मच कि उसने मुझे क्या कहा या कौन क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, ये भी। आई डू नॉट सी मैन बीइंग अफेक्टेड सो मच एज मच वुमेन आर। क्यों ख़वातीन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों लेती हैं लोगों के ओपिनियंस का, लोगों की बातों का? आपको पता है आपका पर्पस आपके सामने होना चाहिए और आपको उस पर्पस पे डटे रहना चाहिए। जो चीज़ उसको बेहतर कर रही है, मतलब आपकी स्किल सेट हो गया, आपकी पर्सनालिटी हो गया, आपका कैरेक्टर, आप उस पर काम कीजिए। क्यों इतना ज़्यादा आप वक्त दे रहे हैं, इतनी सोच दे रहे हैं लोगों के? यानी ये कहा जा सकता है उन खवातीन के लिए जो डरती हैं या जो कहती है कि कोई साथ नहीं खड़ा, हम कैसे करें, तो उनके लिए ये कि आप खुद अपने अंदर जब ये चीज़ लेकर आएंगे कि आप कर सकती हैं, जो भी आपकी ऐसी माइंडसेट से स्टार्ट करें और अपने आप को डेवलप करें। आपका खौफ जाएगा ऐसे ही जितनी मजबूती आपके कैरेक्टर में आएगी, जितनी मजबूती आपके स्किल सेट में आएगी। आपको कोई चीज़ आती होगी तो फिर कोई आके आपको बोल नहीं सकता कि आप ये कर कैसे रहे हैं। उसको डेवलप करें। अच्छा, फैमिली कितना आपको सपोर्ट करती थी इनिशियली जब हम पाकिस्तानी, हमारा एक मुआशरा है, फिर हमारे घरों के मामलात हैं। जब एक लड़की अपनी तालीम पूरी करती है, फिर वो अपने घर में कहती है कि मैं ये बिज़नेस करना चाह रही हूँ या मैं बैंकर बनना चाह रही हूँ, तो फिर 4 लोग सपोर्ट करते हैं, तो 2 उसके कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो वैसा ना, मेरे मुताबिक तो 2 सपोर्ट करते हैं, 4 लोग जो खिलाफ होते हैं। हाँ ऐसा। तो आपको कितना सपोर्ट किया? आई थिंक बिन अ वेरी लकी इंडिविजुअल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे फादर ने कुछ इस तरह से तरबियत की कि उन्होंने हमेशा डिसीजन लेने की इजाज़त दी, इनकरेज किया, फैसलों को इम्पोर्टेंस दी कि क्या चाहिए। कभी कोई गलत फैसला किया? कई बार किए। इनफैक्ट मैं मज़े की बात है कि मैंने अपना अंडरग्रेड मेडिकल टेक्नोलॉजी में किया था, बट आई एम नॉट अ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एनीमोर। वो मैंने बिल्कुल प्रोफेशन अपना बिजनेस में आ गई और वो मैंने बड़े शौक से किया था। बाहर जाके पढ़ा, इंटरनेशनल डिग्री ली, अम्मा बाबा के काफ़ी सारे पैसे लगाए इसके ऊपर, बट मैंने स्टार्ट किया था खान से और वहाँ गई। 1 महीने इंटर्नशिप करने के बाद आई रियलाइज कि मैं पूरे दिन माइक्रोस्कोप पे नहीं खड़ी हो सकती। रिसर्च वर्क मेरा काम ही नहीं है, बिकॉज आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू सेल थिंग्स, आई एम मोर ऑफ अ बिजनेस पर्सन। यहाँ पे रुकिएगा, अब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं प्रोग्राम, करोड़ों अरबों की तादाद में, आपने खुद कहा ना कि फिर मुझे पता चला कि मैं शायद इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। सबसे पहले तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, जब भी हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो खुद को पता होता है कि आप में ऐसा क्या है कि आप ये कर सकते हैं, कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो आपकी बाय नेचर आप पे सूट ही नहीं करते, या आप कहते हैं यार ये मेरे लिए बने ही नहीं है। जैसे मुझे कोई कहे साजिद आप मैथमेटिक्स पढ़ाएं, तो मैं बोलूँगा यार मुझे अभी तो खुद ही नहीं पढ़ना आती मैथमेटिक्स, मैं तो उसमें खुद अभी डफर हूँ, मुझे मैथ्स समझ में पहले दिन से आज तक मैं मैथ्स में अच्छे नंबर कभी नहीं आए। तो मुझे कोई कहे कि मैथमेटिक्स के टीचर बन जाए, तो नो सर, मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं बन सकता। हाँ, मैं पाकिस्तान अफेयर्स का टीचर ज़रूर बन सकता हूँ, मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का ज़रूर टीचर बन सकता हूँ। तो जो आप में चीज़ है आप वो करें, फिर ये होगा कि आप, इन्होंने कहा ना कि फिर मैं वो पैसे भी, वक्त भी ज़ाया हो गया, लेकिन समझ लिया इन्होंने कि एक्चुअली नॉट वेस्टेड, क्योंकि वो नॉलेज, मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड था, तो वो नॉलेज मैंने अपने बिजनेस में जरूर यूज की, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई एम डूइंग। बहुत सारे लोग ऐसे भी आके बैठते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, मैं देखती हूँ उनकी कोई नॉलेज बेस नहीं होती, लेकिन हमने क्लाइंट्स को मिसहैंडल करते हैं, उनको गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। मुझे पता होता है कि ये इश्यूज कहाँ से अराइज हो रहे हैं। अब देखिए, फिर आपने एक और पॉइंट उठा दिया। इन्होंने रियलाइज किया कि मैं इस चीज के लिए नहीं बनी। ये बहुत बड़ी बात है, लोग करते जाते हैं, उन्हें मजा नहीं आता, और वो अच्छा बेस्ट भी नहीं दे पाते। या बिल्कुल, वो इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता, आप अपनी लाइफ को भी उस तरह से एंजॉय नहीं कर रहे होते। अभी हुआ कि मैंने कॉम्बिनेशन किया बिजनेस और मेडिसिन का, एंड आई केम इनटू वेलनेस इंडस्ट्री। अच्छा, अभी आपने कहा बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जिनको नो हाउ नहीं होती, मिसगाइड कर रहे होते हैं लोग, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मल्टीपल इश्यूज लेके आते हैं। स्लिप डिस्क हो गया,
इतनी ज़बरदस्त उन्होंने इतनी फ़ैट डाइट्स पे गए, गलत न्यूट्रिशन प्लान्स उनको दे दिए गए, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करवा दी गई मेनोपॉजल वुमेन को, जिसकी वजह से उनको अदर इश्यूज हो गए, एथराइटिस की तरफ चले गए। सो उन सारे इश्यूज़ के साथ मेरे पास बहुत सारे अच्छा, अब यहाँ पे ना आप ही ने जवाब देना है और आप ही अच्छा दे सकती हैं। जैसे डॉक्टर बैठे ना MBBS और डिफरेंट फील्ड्स में उनके तजुर्बात हैं, फिर एक वो डॉक्टर हैं जिनको हम कहते हैं यार ये अताई डॉक्टर है, हैवन डिग्री उनके पास नहीं है, डिग्रीज नहीं है, वो बस ऐसे ही सीख साख के बैठे हैं और वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं ना, तो वो भी तजुर्बात कर रहे हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस से मेडिसिन दे रहे हैं। मेरे फादर का ऑपरेशन हो रहा था किडनी सेंटर में, तो ऑपरेशन के बाद मैं इसी डॉक्टर से डिस्कस कर रहा था, तो एक असिस्टेंट डॉक्टर आए, उसी सर्जन से कहने लगे सर वो फला पेशेंट को फला मेडिसिन हमने दे के देखी है, तो अगर वो उनके लिए फ़ायदेमंद होती है तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उसने उसको कहा कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए, व्हाट मीन्स के दे के देखते हैं, कोई जानवर है वो कि आप दे के देखेंगे, तजुर्बा करेंगे, अगर वो उस पर असर दर्द उसका ख़त्म, फिर दूसरी तो आपको नहीं पता कि किस मर्ज को, किस ज़ख्म को कौन सी दवा दी जाती है। मैंने कहा यार दैट्स गुड, मतलब उन्होंने उनकी सरजनिश कर ली वहीं खड़े खड़े कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं आप। इसी तरह वो डॉक्टर हजरात भी जुल्म कर रहे हैं, अताई डॉक्टर, नॉट डॉक्टर, अताई डॉक्टर जिनके पास डिग्रीज नहीं है, तो उनके पास जब पेशेंट आता है तो वो अपने तुक्के से वो देख रहे होते हैं। अब जो आपकी फील्ड है, जिस तरह आपने कहा कि एक एक्सरसाइज बनती ही नहीं थी, करवा दी उससे, अब एक प्रॉब्लम सही हुआ नहीं दूसरा हो गया, आप उनकी निशानदेही कैसे करें? देखिए कई बार तो निशानदेही हो ही नहीं पाती क्योंकि लोग वो खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब मैं बात कर रही हूँ किसी से, मैं उनसे पूछूँ अच्छा ये इशू कैसे डेवलप हुआ, ये कैसे हुआ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने जिमिंग की थी, कहाँ की थी, क्या मूवमेंट्स की थी, फिर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा ये इश्यूज़ थे। अभी मैं लोगों को बताती हूँ कि आप जाएँ तो किसी ऐसे फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाएँ जिसके पास नॉलेज बेस हो, कोई डिग्री हो, कोई सर्टिफिकेशन हो, उसने पढ़ा हुआ हो, उसे बेसिक एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी अंडरस्टैंड करता हो। इनफैक्ट जो स्टाफ मेरी भी नीचे है, आई वी ट्रेन देम ऑन ह्यूमन एनाटमी ऑल्सो, ऑल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, स्पेशली फीमेल बॉडी काफ़ी फ्रेजिल होती है, काफ़ी चीज़ों में हमें देखना पड़ता है कि किस चीज़ का इम्पैक्ट कैसे होगा। अब उन सारे इश्यूज़ को हैंडल करना हमारे लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, लेकिन अभी तक अवेयरनेस नहीं है लोगों में। लोग रैंडम जिम्स जाते हैं, कोई रैंडम ट्रेनर, अच्छा ट्रेनर भी कुछ रैंडम मैंने देखे हैं जिम के अंदर जो मेजॉरिटी नहीं जानते कि करना क्या है। एक वक्फा ले लें, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है जी, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को, और इश्यूज़ पे हम बात कर रहे थे। वो कौन से इश्यूज़ थे? मोस्टली हेल्थ के इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मामलात से आप गुज़र रहे होते हैं। फिर आपको किसी अच्छे ट्रेनर की, किसी अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और फिर वो आपको बताते हैं कि आपको किन किन मरहल से गुज़र के इन मसाइल के हल के लिए आपको जाना होगा। और फिर सोशल मीडिया पे आप अक्सर बैठे होती हैं, मोस्टली लड़के लड़कियां, वहाँ पे अच्छे अच्छे इश्तिहारात आ रहे होते हैं, बड़ी खूबसूरत अंदाज से मार्केटिंग हो रही होती है, लिखाई भी बड़ी खूबसूरत होती है, जो कि आपको बताते हैं आप ये दवाई ले लें, ये मेडिसिन ले लें, या ये वो कैप्सूल्स हैं जो कि आपको फिट करेंगे, वेट लॉस करने में आसानी होगी, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। वेट बढ़ाने में, ताकत का ये जी फलां है जी,
طاقت کا جی بڑا خزانہ, لیکن جب وہ آپ لیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کچھ عجیب و غریب بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں جی سیلف میڈیکیشن. آپ یہ نہ استعمال کریں, اچھے معالج سے, اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایسے نہ لیں کہ آپ خود سے آپ ڈاکٹر بنیں. اور طوبہ سے یہ پوچھ لیتے ہیں, خواتین بھی سیلف میڈیکیشن زیادہ اس میں انوالو ہوتی ہیں؟ چلیں جو آیا کھا لیا خیر ہو گئی. ایسا بھی تو پورا پاکستان ماشاءاللہ ہے ہم نا؟ تو بادر ہی نہیں کرتے ہیں ہے نا؟ ہم تو جا کے میڈیکل اسٹور پہ جو ہوتے ہیں فارماسسٹ یا فارماسسٹ بھی نہیں ہوتے بلکہ کئی بار تو میڈیکل اسٹورس کے اوپر جا کے پوچھتے ہیں یہ مسئلہ ہے, اس کے لیے دوا دے دیں, وہ دوا دے دیتے ہیں. نزلے کی دوائی دے دیں, اس کی دوا دے دیں, اس کی دوا دے دیں, مرضی سے اٹھا کے اینٹی ڈائریل دے دیں. وہ ہم تو پوری قوم اسی پہ چل رہی ہے. ہاں, یہ خطرناک کتنی کافی حد تک عادت ہو گئی ہے. اچھا, ایک سوال یہ نیوٹریشن ہے, بیسیکلی آپ نیوٹریشن آپ نے مجھے کہا تھا, تو ایز اے نیوٹریشن آپ جو ہے کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں لوگوں کی اور ڈائٹس کے حوالے سے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم ایکسرسائز کر لیں تو ہم اس میں آ جائیں گے, تو کیا کردار ہے نیوٹریشن کا, کیا کردار ہے؟ دیکھیے ہولسٹک اپروچ ہمیشہ, مطلب کوئی بھی رزلٹ آپ کو صرف ایک کام کرنے سے نہیں ملتا. ہیومن باڈی کی نیڈس بہت ساری ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کیا غذا لے رہے ہیں, وہ پوری نہیں ہوتی. لوگ اگر مسل بھی بلڈ کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سے میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم اتنے دن سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں آپ نے نیند اچھی لی اور آپ نے پروٹین کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں کھایا ہے تو آپ کیسے بلڈ کریں گے مسل؟ تو ہر چیز کے لیے پروویژن ضروری ہے. اچھے دماغ کے لیے بھی اچھی غذا ضروری ہے, اچھی پرفارمنس کے لیے بھی اچھی غذا ضروری ہے, ویٹ لاس کے لیے بھی اچھی غذا ضروری ہے. پورشن کنٹرول پہ ہم ہمیشہ ایمفسائز کرتے ہیں. پورشن کنٹرول, اور جو آپ کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ وہ نیوٹریشن فلڈ ہے, صرف آپ رینڈم کاربز نہیں لے رہے ہیں. ہمارا اس طرح سے ہم ریز ہوئے ہیں, ہمارا پاکستانی کلچر میں ہمارا پارٹ ہے کہ ہم بہت زیادہ کاربز انٹیک کرتے ہیں. اور جو دوسرے اسپیکٹس ہیں, دو طرح کے نیوٹریشن ہوتے ہیں نا, ایک میکرو ہوتا ہے, ایک مائکرو ہوتا ہے. میکرو وہ ہوتے ہیں جو کہ پروٹین, کاربز, فیٹس ان کے بیس پہ ہوتے ہیں, اس کے اوپر تو ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. لیکن جو مائکرو ہوتے ہیں جن کی بیسس پہ ہمارا میٹابلزم ہوتا ہے, ہماری برننگ اچھی ہوتی ہے, ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے, ہماری پرفارمنس جو کہ منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, اس پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے. کن چیزوں سے آ رہے ہیں ہم وہ سوچتے نہیں ہیں, ان غذاؤں پہ ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں. تو جب آپ کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایسا پلان بنا کے دیتا ہے کہ آپ کی باڈی کی ہر نیڈ پوری ہو, انرجی بھی آپ کی انٹیکٹ رہے, آپ ویک بھی فیل نہیں کریں. آپ دیکھیں بہت ساری خواتین کہتی ڈائٹ ہے لیکن کرتی اسٹارو ہیں. وہ پورے دن بھوکی رہتی ہیں اور پھر کچھ دن میں آتی ہیں اور ان کے بال جھڑ چکے ہوتے ہیں, پیچز کے ساتھ آتی ہیں, پھر ہم اسٹیٹشن کے پاس بھیجتے ہیں پی آر پی کرا. لیکن اب یہاں پہ ایک معصومانہ سوال بھی تو آپ سے میں کروں نا, آپ نے ان خواتین کو ٹوکا, لیکن وہ بھی تو شاید آپ جیسے ہی کسی معالج کی ایڈوائس سے بیچاری وہ بھوکی رہتی ہیں, اور وہ اتنی بھوکی رہتی ہیں تو بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی ہیں. اچھا بھائی اس کو بولتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے, آپ یہ کیوں کر رہی ہیں اتنا؟ وہ میں نے ویٹ لوز کرنا ہے. اچھا جی میرے ہسبینڈ نے, میرے فیونسی نے مجھے کہا ہے کہ نا آپ مجھے سلم چاہیے ہو, وہ بیچاری مر جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ میں تو سمجھ سے میری بات بالا تر ہے, اتنا اس کو سیریس لے لینا. دیکھیے آؤٹ آف ڈیسپریشن ہے, ہمیشہ سے ہے. وی کین ناٹ ریلی, وی ہیو سین ڈیورنگ آور ٹینز ٹائم ٹو ٹوینز ٹائم ٹو دیٹ وی سی گرلز گوئنگ کریزی, کہ وزن کے زندگی کا محور بنا ہوا ہے. اور میں دیکھتی ہوں, مجھے افسوس بھی ہوتا ہے ویسے, اس میں ضرور بات کروں گی, میں خود فٹنس کوچ ہوں, بٹ آئی سی وومن گوئنگ کریزی آفٹر ویٹ مینجمنٹ. دیکھیے زندگی اپنی جگہ چلتی رہتی ہے, وزن فلکچویٹ ہوتا ہے, اٹس اے ہیومن باڈی. آپ باڈی رسپونڈ کرے گی جس طرح سے آپ جیتے ہیں, سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, اس کو ڈسپلن کر لیں. لیکن ہمیشہ ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. صحیح. اور ہم نے لکس کو اتنا پریورٹائز کر دیا ہے کہ زندگی شروع ہی اچھے لگنے سے, اچھے سے بھی زیادہ کمزور دکھنے سے, مطلب ہماری زندگی کا محور وہ بن گیا ہے. اس سے باہر نکلیں, کیونکہ ہم دوسروں کی انڈورسمنٹ, دوسروں کی اوپینین کو اتنا امپورٹنٹ ہم نے لے لیا ہے کہ سوسائٹی ہمیں کس طرح دیکھتی ہے, ہم اچھے لگ رہے ہیں, ہم نہیں لگ رہے ہیں, اس سے باہر ہم نکلتے نہیں ہیں. آپ کو اچھا فیل کرنا ضروری ہے فرام ان سائڈ. ساری دنیا کو آپ خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن اندر سے آپ اپنی صحت تباہ کر چکے ہیں, آپ انجوائے نہیں کر رہے اپنے ایوری ڈے روٹینس کو, آپ تھک چکے ہیں. ایسی لائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو امپورٹنٹ یہ ہے ہاؤ یو فیل فرام ان سائڈ, اس کو پریارٹی پہ رکھیے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ ڈسپلن کریں گے
सही। तो ऑटोमेटिकली आपका वेट, आपकी सेहत इम्प्रूव होगी। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैं सुनती हूँ कि ये करनी चाहिए, क्या ये ठीक है? नॉट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके। देखिए एवरी केस इज़ डिफरेंट। यस। अगर कोई देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदे हैं अपनी जगह, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है जिससे वेट लूज़ किया 6 जाता बजे है। के बाद कुछ ना खाना, बाज़-औक़ात ये सुनने को मिलता है 7 जी बजे जी, के बाद कुछ अब ना खाना। बिल्कुल ये तो वैसा है कि सन नीचे जाए तो ठीक आपका है। फूड इंटेक भी बंद होना चाहिए। लोग रातों को 12-1 लेट बजे खा नाइट रहे होते खाना हैं। इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर बॉडी। ओके। और भूख लगे तो फिर क्या हल है इसका? तो देखो भूख तो लगती है, मैं खुद अपना इनिशियली एक्सपीरियंस अगर आपका फूड इंटेक ज़्यादा है, आप नंबर ऑफ कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको 2-3 हफ्ते तो सर्वाइव करना होगा, बर्दाश्त करना होगा। क्या लें इसके रिप्लेसमेंट में? हम सो 12-1 बजे रहे, 7 बजे लास्ट हमने लिया, तो उस बीच में भूख लगे तो क्या करें? देखिए आप ऐसे ऑप्शंस अपने पास रखिए जिससे आपका वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। जैसे कि आप चने रख सकते हैं भुने हुए, चिया सीड्स वेरी हाई इन कैल्शियम, वेरी गुड इन ओमेगा फैटी एसिड्स, वो आप अपने साथ रख सकते हैं। उसको आपने पानी में भिगोया, फाइबर होता है, आपका पेट आपको भरा भरा फील होगा। इस तरह की चीज़ें खाएं। और हम ये बेवकूफ़ी करते हैं कि हम हाई इन कैलोरी ले लेते हैं डिनर, और उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसमें फ़ाइबर हो। जब आप प्रोटीन और फाइबर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका पेट देर तक भरा रहता है। तो जस्ट बी वाइज कि आप रात में ले क्या रहे हैं। आप ऐसी चीज़ें लें जो कि देर तक आपके पेट में रहें, फाइबर बेस लें, और फिर वो एनर्जी भी स्लो रिलीज़ करें। एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो अगर आपकी लो है तो देर दूर तक जाएगी वो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपके आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ होगी और आप देर तक एनर्जाइज रहेंगे। अगर आपने कोई बहुत मीठी चीज़ खा ली, आपको फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी देगी, लेकिन आप थोड़ी देर में ही भूखा फील करने लगेंगे, वीक फील करने लगेंगे। 1-2 घंटे बाद बोलेगा मैंने कुछ खाया नहीं है, जो पास्ता के साथ होता है, सही। जो मैदे के साथ होता है। मेरा ये कहना है, मुझे तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा कुछ ले लें? मे बी कि अगर कि आप चने ले सकते हैं। चनों के अलावा मैं ये कह रही हूँ कि ये मतलब वो उस तरह से काम नहीं करें। अगर आपको देखिए आपका अगर बैड डिसीजन मेकिंग रही है, मतलब आप बहुत अरसे से चिप्स और सारे ऐसे जंक फूड खाते रहें, तो वो ऑप्शंस आपको बदलने होंगे। चलें, मैं एक वक्फा ले लूँ तो एक वक्फे का मुझे कहा जाए, एक वक्फा लेते हैं जी, और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुशामदीद। और चूँकि तूबा से बहुत सारे हमने सवालात कर लिए, अब ज़रा हम इनसे भी तो जान लें कि इनकी पसंद नापसंद क्या है, और इनकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं, ये खुद किसके बारे में क्या ख्यालात रखती हैं, वोट किसको दिया था इन्होंने, वोट किसको दिया था? वोट मैंने पीटीआई को दिया था। अच्छा। और इनफैक्ट कई लोगों को दिलवाया था। ओके। आई मीन कई लोगों को एज इन कि हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। ठीक है। हम काफ़ी देर से खड़े रहे, सेंटर पे बाहर खड़े रहे, फिर मैंने थोड़ी सी बहस मुबाइसा करके मैं बैक डोर से गई, मैंने एंट्री करवाई, फिर बैक डोर का रास्ता मुझे पता चल गया। फिर मैं बहुत सारे लोग जो बेचारे फ्रंट डोर पे खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, वो खोल नहीं रहे थे फ्रंट डोर। आपका वोट जिस पार्टी को आपने दिया उसी को गया या कहीं खो गया? अपेरेंटली तो खो गया, हम सबको पता है। तो फेवरेट वज़ीर आज़म जब पीटीआई को दिया है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ही हैज़ बिन। आप भी नाम लेने से घबरा रही हैं? नाम लेने से घबरा नहीं, कि नाम ले लूँगे तो आप नशा नहीं करेंगे। अच्छा, चले देखिए, चले आगे बढ़ जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए हक़ हैं जो कि दीन का काम कर रहे हैं, अगर मौका मिले तो किसको सुनना पसंद करती हैं? देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं सुनती रही हूँ, और कंट्रोवर्सीज तो खैर सबके साथ एंगेज हो जाती हैं, बट ही गोज़ विद हिज रेफरेंसेस, प्रॉपर ऑथेंटिक उनकी गुफ्तगू होती है। बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होते हैं, जज्बात की रॉ में नहीं आते हैं, एक अच्छी बात उनकी है, तो उनको मैं सुनती हूँ।
मेरे घर में अक्सर चलता रहता है, ड्राइव करते हुए चलता रहता है. कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको बड़े शौक से सुनती हूँ मैं. अगर लॉन्ग ड्राइव का मौका मिले तो किसके साथ जाना पसंद करेंगी? अपने हस्बैंड के साथ. क्या बात है, जबरदस्त. अच्छा, अगर लेट सपोज मौका मिले आपको एक दिन के वज़ीर आज़म बनने का, तो सबसे पहले कौन से अहकामात जारी करेंगी? सबसे पहले तो खैर मैं एजुकेशन सिस्टम पे काम करूँगी. एक तो उसको पूरे पाकिस्तान में एक ही लेवल पर एक ही एजुकेशन सिस्टम फॉलो होना चाहिए जिसमें वेल ट्रेन्ड स्टाफ हो. तो सबसे पहले तो एजुकेशन पे काम करना है, जो कि बानी पीटीआई इमरान खान करना चाह रहे थे, नहीं कर सके. वो हमने उनके आर्टिकल्स हम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं. इसके ऊपर कई आर्टिकल्स उन्होंने लिखे. आई रिमेंबर आई रेड हिज ड्यूरिंग माई टीनेज टाइम्स, जब वो 3.5 साल दौरे उनका हुकूमत था, लेकिन वो ना कर सके. कर नहीं सके क्योंकि उनको, हम सबको पता है, बहुत डिटेल उसमें हो जाएगा कि काफ़ी सारे हर्डल्स रहे बीच में. हाँ. मौके नहीं दिए गए बीच में, और भी बॉडी से ज़ाहिर है 100% पावर तो उनके हाथ में नहीं थी. और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन्वॉल्व थे. फेवरेट आपका कोई ड्रामा स्टार? फेवरेट ड्रामा स्टार, आई एम नॉट मच. हुमायूं सईद हैं, फहद मुस्तफ़ा को देखने में मज़ा आता है. इज़ फन टू वॉच, वेरी नेचुरल, वेरी स्पॉन्टेनियस. तो उनको देखने में बहुत मज़ा आता है. जी, तो पाकिस्तान में भी. हाँ, तो काफ़ी वो डायरेक्ट होते हैं अपनी चीज़ों में, और एक्टिंग में भी लग रहा होता है कि एक रैंडम. किसी वुमेन ने, किसी खातून ने आपको मुतासिर किया? खातून ने मुतासिर किया इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? तो खैर हमारे पास बड़े नहीं, नॉट ओनली एक्टिंग, खूबसूरती से, पर्सनालिटी से, कि यार कमाल है. हाँ, बहुत सारी पाकिस्तान में तो बहुत सारी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ है. परवीन शाकिर की शायरी में पढ़ती रही हूँ. ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस, ब्यूटीफुल राइटिंग, उनको पढ़ा है. उनकी अप्रोच ज़िंदगी की तरफ बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी. हमारे बेनज़ीर भुट्टो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल रही हैं. व्हाट अ टावरिंग पर्सनालिटी. काफ़ी लोगों को उन्होंने मोटिवेशन दी. उसके अलावा रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो आई थिंक मायरा खान हैज़ दिस प्रेजेंस, दैट स्वीट ऑरा. उनको देखने में, उनकी मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है. शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन. तो आई लाइक हर पर्सनली, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उनको देखना अच्छा लगता है. स्पोर्ट्स से लगाव रहा? बहुत ज़्यादा नहीं रहा, फिटनेस से ज़्यादा रहा. स्पोर्ट्स ज़्यादा देखती नहीं हूँ, फॉलो नहीं करती हूँ ज़्यादा. कोई फेवरेट मूवी? देयर आर मेनी एक्चुअली. आई एम अ मूवी बफ, सो या मूवीज़ तो बहुत कोई ऐसी सारी फेवरेट हैं जिसको अगेन एंड अगेन देखने का दिल चाहता हूँ? कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो क्लासिक हैं, जो मैं काफ़ी बार देखती रही हूँ. इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक है विल स्मिथ की, वो मैं बड़े शौक से देखती हूँ. मैं यूजुअली किताबों बेस्ड, जो नॉवल बेस्ड जो मूवीज़ होती हैं, जिनमें कोई ना कोई फ़िलासफ़ी, कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, कुछ ना कुछ वो मैसेज दे के जाती हैं, वो मैं ज़रूर देखती हूँ. और पाकिस्तानी मूवीज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती. रिसेंटली मैंने अभी देखी थी पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे हैं. पाकिस्तानी ड्रामाज आर रियली गुड. अलिफ मुझे बड़ा पसंद आया था. वो मैंने अपने बेटे के साथ बैठ के देखा था क्योंकि वो तसव्वुफ के ऊपर था, तो वो बड़ा एंजॉय किया था मैंने. तो पाकिस्तानी जो कुछ राइटिंग्स हैं वो तो अमेजिंग होती हैं. आई थिंक उनका कोई मैच ही नहीं है. कराची शहर से आपका ताल्लुक है? जी, बोर्न एंड रेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह. माजी के कराची में और आज के कराची में क्या डिफरेंस है? बिग डिफरेंस. ये तो बड़ा एक दिल दुखाने वाला सवाल है. बताएं. हम सब जब हम बड़े हो रहे थे, कराची बहुत साफ़ था, बहुत ऑर्गेनाइज था. मुझे याद है मैं बग़ैर किसी खौफ के हम लोग गलियों में खेल रहे होते थे बचपन में, मोहल्ले में खेल रहे होते थे, नेबर्स में चले जाते थे. इवन कभी कभी आई रिमेंबर देयर वाज अ स्मॉल शॉप जो करीब में थी. अब मैं सोच नहीं सकती हूँ अपनी बेटी को भेजूँ कि कुछ आप ले लें. तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था. लोग भी, अब वक्त भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है, एक दूसरे से लोग बात भी नहीं करते हैं, वक्त भी नहीं होता है. पहले बहुत सेफ थे हम अपने बचपन में, सेफ भी थे, वक्त भी मिलता था हमें. मैं अपने भाई के साथ खेलती थी, मतलब लड़कों में भी खेल लेती थी. मतलब इतना मैं, वो एक टाइम हमारा बहुत अच्छा था. लेकिन वो बहुत यंगर टाइम्स में था, पर बीच में हमने बड़ा मुश्किल वक्त भी देखा कराची में व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप. आई थिंक इट वाज 94-95. हम स्कूल में हुआ करते थे. माय मदर आल्सो पास्ड अवे इन द सेम ईयर. वो बड़ा मुश्किल साल था. आधे साल स्कूल्स बंद रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो. तो आधे साल स्कूल बंद रहे थे. उस वक्त एक जमात थी जिसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था कराची पे. तो बोरियां मिलना और सब, वो खौफ व राज भी हमने देखा, उसमें भी हम बड़े हुए. शुक्र क्या. कसूरवार किसको समझती हैं? आई थिंक इट वाज अ मिक्स्ड गेम. एक तो पावर में आने के बाद उस पावर को
पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा सकता था बाय शुड आई टॉक और नॉट, आई डू नॉट नो, एस्टैब्लिशमेंट से भी और दूसरे, लेकिन वो बाहर के इन्फ्लुएंसर्स ने उसको मिसयूज़ किया। आप इतने कमज़ोर क्यों हैं कि बाहर के लोग आकर कोई भी बढ़ती हुई जमात का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको मैनिपुलेट कर देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी अपनी गलतियाँ थी। शायद उस पार्टी का पर्पस जिस एजेंडा से वो शुरू हुई थी वो गलत नहीं था, लेकिन बाद में वो पर्पस तो एक तरफ रह गया, लेकिन उसको तबाही के लिए ज़्यादा यूज़ किया गया। एक पूरी नस्ल थी जो कि वेपन लेके खड़ी हो गई, जिसको स्कूल्स में जाना चाहिए था, जिसको यूनिवर्सिटीज़ में जाना, जिसको इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहिए था। अच्छा, तो उनका फ्यूचर को ख़राब किया गया। उसका कसूर आप किसको समझती हैं? किसी हम एक सबको सिंगल? एक्चुअली, अच्छा, हमारी अपने डिसीजंस को भी, क्योंकि हम वोट देने वाले हैं, हमारे अपने डिसीजंस को भी, उन लोगों को भी जिनके हाथ में पावर आई और उसको उन्होंने मिसयूज़ किया, वो जो कि टॉप मोस्ट लीडरशिप पोजीशंस पे बैठे हुए थे, जो कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने उस वक्त मेजर्स वो नहीं लिए। वैसे तो हम सोशल मीडिया पे एक बात बोलते हैं और हमारी ज़बानों को बंद कर दिया जाता है, बट उस वक्त इतने बड़े बड़े कारनामे हो गए, तो उस वक्त कहाँ थे वो बॉडीज़, कहाँ थी वो पावर कंट्रोलिंग बॉडीज़ जो कि झूठ करके सब चीज़ों को रोक सकती थी? जब चीज़ें हाथों से निकल जाती हैं उस वक्त तो हम कोई ना कोई नया वो फायदा नहीं है उसके बाद। फिर अब एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि उसको ख़त्म कर देंगे, पूरा का पूरा सफ़ाई से मिटा देंगे। महंगाई की बड़ी शिकायत आजकल की जा रही है, क्या माजी के मुकाबले में वाकई महंगाई बढ़ गई है, परचेस पावर नहीं रही? डिफरेंस तो बहुत है, ज़ाहिर है, लेकिन हमने जब से आई थिंक सिंस ऑलवेज हम हमेशा महंगाई का रोना सुनते ही रहे हैं। बचपन से ही बचपन से ही सुनते रहे हैं कि चीज़ें महंगी हैं, चीज़ें महंगी हैं, चीज़ें अफोर्डेबल नहीं हैं, बट चीज़ें वाफिर मिकदार में भी बहुत हो गई हैं। आज के दौर में कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी चीज़ें आ गई हैं, अवेलेबिलिटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से वैल्यू ऑफ मनी ख़त्म हो गई है। मुझे नहीं याद कि हम इतना ईट आउट्स करते थे मैंने भैया, इतनी ज़्यादा परचेजेस करते थे बल्क में मैंने भैया, बल्क परचेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक वक्फा लेते हैं जी, ये आम कराची वाला बोल रहा था, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुशामदीद। और 13 रजब और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की विलादत मनाई जा रही है। हर तरफ खुशियों का समा है, और फिर क्यों ना हो खुशियों का समा, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत की विलादत है। आपके आने से दीन इस्लाम में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और आपने कई मार्के हक़ पे आप को फ़तह नसीब हुई और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना चले और कई गज़वात में आप फ़ातह हुए। आपकी दीन इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं और फिर आप मस्जिद में ही आपको शहीद कर दिया गया था। आपके बेटों की भी बड़ी सर्विसेज हैं, आपके बेटे जवानाने जन्नत हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कितने अफजल हैं, इस पे भी हम बात कर रहे हैं, चूँकि आज आपकी विलादत भी मनाई जा रही है और तमाम उम्मत और मोमिनीन में खुशी की लहर है। इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है मौलाना सैयद सफ़ीर अली नकवी नजफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर खुशामदीद कहेंगे मौलाना साहब आपको सुबह सवेरे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोड्यूसर साहब ऑडियो बढ़ाइएगा। मौलाना साहब मेरा सवाल आप ले लें। आज विलादत शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हसनैन के बाबा बीबी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के खाविन की मनाई जा रही है। अली कितने अफजल हैं ये बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम मोमिनीन को विलादत बासादत मौलाए मुत्तकियान जनाब मुश्किल कुशा
कायदुल हुरुल मुहज्जलीन यासुबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया है। यकीनन ये सवाल ऐसा है कि जिसके लिए जो है एक बहुत तवील वक्त दरकार है, लेकिन वही बात कि अगर समंदर को कूज़े में समोए तो चंद जुमलों में बात ये है कि वो अली अलैहिस्सलाम के जिसे सरवर कायनात रहमतुल आलमीन खातमुन नबीयीन ने अपनी जान कहा है, अपना खून कहा है और कहा है या अली अंता बेमंजिलत हारून बिमन्नी, और ए अली आप मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे जनाबे मूसा के लिए जनाबे हारून थे। लहमों का लहमी आपका लहम मेरा गोश्त है, और दमों का दमी आपका खून गोया मेरा खून है। आप मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ। सुभान अल्लाह। ये अच्छा, ये किसी और के लिए हमें नहीं मिलता, ये सिर्फ शान हजरत अली उल मुर्तज़ा की है। फिर कई मकामात पर आप फातह कई गज़वात में हुए, दीन इस्लाम के लिए आपकी बड़ी सर्विसेज है मौलाना। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक 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 ऐसा ही है। चाहे वो जंगे बदर हो, चाहे वो जंगे ओहद हो, चाहे वो खैबर हो, हर जंग में फतह का जो ताज सजा है वो मौला अली के सर पर सजा है। और फिर वो चाहे शमशीर जन्नत हो कि जो जनाब जिब्राइल ये कहते हुए लेकर आए मौला अली के लिए कि ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कि कोई जवान नहीं है मगर एक जो जवान मौला अली हैं, और कोई तलवार नहीं है मगर जो तलवार मौला अली के हाथ में है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, ऐसा ही है। कोई भी कड़ा वक्त आया हो इस्लाम पर, कैसे ही जंग की नौयत क्यों ना हो, हमेशा आगे आगे मौला अली अलैहिस्सलाम को पाया गया है। बेशक बिल्कुल है ना। अच्छा, बिस्तर पर भी अली हैं, मुहाफिज भी अली हैं, वजीर भी अली हैं, हर जगह पे अली अली हैं। और फिर आपने भी कहा मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीउल मौला हो, ऐसा ही है। और फिर बात जाके खत्म होती है मुबाहिला पे। बेशक बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। आयत मुबाहिला की रूह से मौला अली जो है वो रसूल खुदा का नफ्स हैं। नफ्स कहते हैं जान को। नफ्स के अरबी ज़बान में कई माने हैं, सांस को भी नफ्स कहते हैं, रूह को भी नफ्स कहते हैं, और जान को भी नफ्स कहते हैं। तो जिस माने को भी उठाकर आप देखें, हर एतबार से मौला अली अलैहिस्सलाम मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान भी नजर आते हैं, शान भी नजर आते हैं, और आन भी नजर आते हैं हर एतबार से। चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे वो सखावत का मैदान हो, चाहे वो जूद का मैदान हो, चाहे वो मुसल्ले इबादत की ज़ीनत बनते हुए नजर आए, चाहे वो जंगे मैदान में तलवार लहराते हुए नजर आए। हर एतबार से मौला अली अलैहिस्सलाम आयत मुबाहिला की रूह से शान रसूल भी हैं, आने रसूल भी हैं, और नफ्स रसूल भी हैं। आखिर में मुझे मौलाना बताइएगा, क्योंकि विलादत के हवाले से क्या उम्मत का इजमा है या कि इसमें भी कोई इख्तलाफ मिलता है किसी मकतब में कि यहाँ या ये सब तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस पे मुतमईन है? जी जी बिल्कुल, इसमें किसी भी किस्म का रत्ती बराबर में कोई इख्तलाफ नहीं है, और कोई दो राय भी नहीं है जिसे हम अपनी फिक की जुबान में कहें कि कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं है, ना ही मुरसल ना ही मुज़मर, कि जिसमें इख्तलाफ हो उम्मत का कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो खाने काबा में हुई है, 13 रजब को हुई है, और 40 आमुल फिल को। ये सब का इस बात पर इत्तेफाक है, इजमा है, मुत्तफक आले नजरिया है, चाहे वो मुतहद्दिसीन हो, मुताखरीन हो या मुतकद्दमीन हो, जितने भी हैं मुहक्किकीन हो, सबका मौरखीन का इस बात पर इजमा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत कायनात की तन्हा वो तरीन शख्सियत है कि जिसको वो शर्फ हासिल हुआ जो ना माँ कबल आप से पहले और ना ही माँ बाद आपके किसी को जो है वो शर्फ हासिल हो सकता है। काबे में, खाने काबा में विलादत जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की है। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने विलादत हज़रत अली उल मुर्तज़ा पर रोशनी डाली और आपकी सर्विसेज को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। और इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। तुबा हमारे साथ मौजूद है। तुबा से हम बहुत सारी हमने बातें की, उनमें हमने वो जो कराची वाला है उसको भी हमने बाहर निकाला और उन्होंने कई शिकवे भी किए। तामीरी गुफ्तगू उन्होंने कराची के हवाले से नहीं की, तो कोई उनको तरक्की, खुशहाली,
तज़ीन आराइश, फ्लाई ओवर, अंडर पासिस, पार्क्स, मुर्तज़ावाब, कुछ भी नज़र नहीं आया आपको? आए पिछले मेरे ख्याल से 10 साल पहले तो नज़र आ रहे थे, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई थी कराची में, लेकिन अब तो सिर्फ हम तोड़ फोड़ ही देख रहे हैं, और जो तोड़ फोड़ हुई है इस होप के साथ कि वो शायद आगे बनेगा, वो भी रुका हुआ है। यूनिवर्सिटी रोड के बारे में सब। अच्छा, वैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माजी का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है पीपल्स पार्टी के लिए ये फेमस है कि वो आवाम की पल्स से वाकिफ़ है। वो जब इलेक्शन में 1 साल होगा तब काम होंगे सारे, और फिर हम आप ये कह रहे होंगे यार ये क्या हो गया, बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन भी करीब होंगे। फिर हम बोले कि यार पीपल्स पार्टी ने काम कर दिखाया, दादा देखो काम कर दिखाया। शायद उनको पता है कि अवाम जल्दी भूल जाती है, अभी छोड़ दो, सरवाइव करने दो, अगर ऐसे एंड में आके करेंगे। आप और मैं ये बात नहीं कर रहे होते अगर ऐसा होता है ना, क्योंकि अब ये पैटर्न इतना ज्यादा देख चुके हैं हम, है ना। इवन कि अब जब सड़क बन रही होती है तो हमें पता होता है कि अगली बारिश में टूटनी है, उससे गुजरते हम खुश नहीं होते, हमें होता है यार फिर से उन्होंने डालकर ऊपर से डाउन डाल के चला दिया है, तो अभी बारिश होगी फिर टूट जाएगी। सो हम सबको पता है, ये पैटर्न इतनी बार देख चुके हैं कि अब आवाम बेवकूफ़ बन नहीं सकती, आवाम को सब पता है। शुरुआत में शायद बन जाती है, बड़े बड़े जो दावे किए गए उस पर हम कैरिड अवे हो जाते थे, बट अब सबको पता है कि क्या हो रहा है। चले, मैसेज क्या देंगी? 2026 का आगाज़ हो चुका है, हमने मायूस नहीं होना, हम बीइंग अ मुस्लिम, बिल्कुल ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमें मायूस नहीं होना है। कराची को क्या मैसेज देंगी? कुफर है, मायूसी बिल्कुल कुफर है, और अहले कराची को भी मैं ये कहूँगी कि हम हमेशा ढूंढते रहते हैं पीपल्स पार्टी है वो पावर में नहीं आया या उन्होंने ये काम नहीं किया है। अपना इनिशिएटिव खुद लीजिए, अपने घरों से स्टार्ट कीजिए, और बहुत सारे आप छोटी छोटी कमेटीज़ बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, अपने ग्राउंड्स पे काम करें, और अब छोड़ दें दूसरों की तरफ देखना, हुक्मरान की तरफ देखना। और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी अवाम इनिशिएटिव्स ले रही है, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इन छोटी छोटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की भी, उनका हिस्सा बनिए और ख़ुद इनिशिएटिव लीजिए। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, एक ग्रुप बनाइए अपना, हम जेनजी को देख चुके हैं कि उन्होंने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीव्यू साफ़ किया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं ऑन आवर ओन। अवाम खुद उठे, खुद इनिशिएटिव ले, अपने शहर को खुद संवारे, कि कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई बाहर से आके नहीं करेगा, और आप खुद बीइंग अ सिविल सिटीजन आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और आप उन जिम्मेदारियों का मुजाहरा करते हुए अपने शहर, अपनी गली, अपने मोहल्ले को साफ़ करें। और ये आपकी ड्यूटी नहीं है, जॉब नहीं है, ये एक महज़ब मुआशरे में ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और कई कंट्रीज़ में तो 1 या 2 घंटे सरकारी सतह पर आपको दिए जाते हैं कि आप कोई ना कोई सरकारी काम करें। तो हम जिस तरह कार खैर के काम करते हैं, इसी तरह हमने ये काम भी खुद से करने। हाँ, हुकूमत से मदद ज़रूर लें ताकि वो मशीनरी आपको प्रोवाइड करे, आप उसको मेन पावर दें, जिस तरह पब्लिक प्राइवेट बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन, ताहिरा खान और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नर्म ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।